हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। पिछली क्लास में हम लोगों ने 1 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चंस अप्रॉक्स, उससे ज़्यादा ही क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे प्रैक्टिस। और पहली चीज़ मैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले बोलूँगा, जिन्हें भी प्रैक्टिस करने में ये दिक्कत है कि मैं एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करूँगा, मत बैठो यहाँ पे, आप जाओ, कोई ज़रूरत नहीं। मैंने आपसे कहा नहीं है कि आप यहाँ बैठो आके। मैंने पहले ही बोला था कि आज हम लोग इसी टॉपिक को दोबारा कर रहे हैं, यानी जो कल क्लास हम लोगों ने करी, जो कल के टारगेट हम लोगों ने कंप्लीट किए, सेम टारगेट उसके पहले दिन पे हम लोग कर चुके थे। राइट, शाम को हम लोगों ने एक्सप्लेन भी किया था। आपको 2 दिन दिए गए थे वो टॉपिक्स पढ़ने के, फिर उनके पीवाईक्यू लगाने के, और फिर हमने प्रैक्टिस करी और अगले दिन 15 तारीख को फिर करी, यानी 14 को भी किया है, 15 को भी, यानी एक ही टॉपिक 2 दिन किया। राइट, इसके बाद भी आप लोग ये कह रहे हो कि बहुत तेजी से किया। कहां हो भैया, कैसे, कहां इधर उधर भटक रहे हो क्या? देखो, भटकना है तो भटको आराम से, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पे मैंने कल जब मैं तेजी से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा था तब मैंने बार बार बोला था, बार बार, कि जो प्रैक्टिस यहां पे कर रहे हैं ये तेजी से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोबारा कर रहे हैं हम लोग। और ये भी मैंने बोला था कि ये सेम सवाल है जो आपकी पीवाईक्यू की पीडीएफ में है। उसके बाद भी ये चीज मैसेज में भी आप लोगों ने कहा कि सर बहुत तेज कराया। क्या चाहते हो, मैं 10 क्वेश्चंस लेके बैठ जाऊं और आराम से एक्सप्लेन करूं? मुझे क्या, मैं बहुत आसान है मेरे लिए, पता है, मैं 10 क्वेश्चंस केवल स्लाइड में लगाऊंगा, हर 2 मिनट में इधर उधर की बात करूंगा, हर 2 मिनट में आपको इधर उधर के मोटिवेशन के कोट सुनाऊंगा और क्वेश्चंस करवाने शुरू कर दूंगा। 10 क्वेश्चंस 1 घंटे आराम से, 1 घंटे में 10 सवाल। किस ख्वाब में हो यार, कहां हो भैया? समझ रहे हो, जिस तरीके से जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वहां पे 1 घंटे में 10 सवाल लगाने वाला बच्चा सिलेक्ट नहीं होता है। प्रैक्टिस कर रहे हो, सिर्फ 1 लाइनर सवाल थे जैसे आज के सवाल है, सेम 1 लाइनर क्वेश्चंस। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को तो बस यही है कि मस्ती में हर चीज करनी, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। आज की क्लास भी वैसे ही है, बहुत तेज। चलो आज मैं आपकी एक बात मान गया, चलो बहुत तेज नहीं करेंगे लेकिन क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे। 1 घंटे में जितने सवाल कर सकते हैं उतने करने का प्रयास करेंगे। ये मत समझना कि सिर्फ 10-20 सवाल होंगे, नहीं, क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। टॉपिक है मौर्यन एम्पायर के, जितने सवाल हम लोग कर पाएंगे करेंगे। सेम सवाल आपके पीवाईक्यू की पीडीएफ में है, वहां से लगा के आए हो तो यहां आपका रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं तेज कर रहा हूं तो आप बिल्कुल यहां मत बैठो, मैंने आपसे कहा नहीं है। लेकिन जिस दिन एग्जाम होगा, मैं एक चीज बहुत अच्छे से कह रहा हूं, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन, जिस दिन क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा उस दिन मैं इतना दावे के साथ जरूर कर सकता हूं, जिस तरीके से मैंने बोला है उस तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे, पीवाईक्यूज लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे। एक बात आप हमें ध्यान रख लो, मेरी ध्यान से इस बात को सुन लो, क्वेश्चंस पेपर आपके सामने होगा, हर एक क्वेश्चन का जवाब आपकी जुबान पे होगा, ओएमआर पे आपका निशान लगा होगा। जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप पेपर सॉल्व करके आओगे ना, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, लेवल ही अलग होगा उसका। मस्ती के साथ पेपर सॉल्व करोगे, हर क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, लेकिन उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। फिर ये नहीं सर बहुत तेज करा दिया, क्या है भैया, है ना? तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक बहुत प्यारा सेशन, जो मेंस के डाउट्स आ रहे थे कि आरओ का मेंस है, पीसीएस का मेंस है, मेंस पढ़ा नहीं है, बहुत सारे डाउट्स हैं, मैसेज में मेरे पास आए, बहुत सारे मैसेजेस कंटिन्यूसली आते रहते हैं। तो जिनको नहीं पता है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैंने आईडी दे रखी है, मैं जब भी देखता हूं आप वहां पे मैसेज कर सकते हो। एस अवस्थी 123 ये आईडी है मेरी, ठीक है। चलिए अभी विदाउट वेस्टिंग द टाइम अब क्लास स्टार्ट करते हैं, और जितने ज्यादा सवाल कर पाएंगे हम लोग उतने ज्यादा सवाल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, वो लिखते हैं आई विल क्लियर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई विल क्लियर, यू विल क्लियर, ऑफ कोर्स यू विल क्लियर। आप बस मेहनत करो, देखना, आप बस मेहनत करो, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस पढ़िए। चलो सवाल पढ़ो। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। क्या पूछा है? कौन सा सही नहीं है। करो सवाल ये। बरीद संदेशवाहक, मुकद्दम ग्राम का मुखिया, सदका दान, और सरखेल पैदल सेना का प्रमुख, इसमें कौन सा सही नहीं पूछा है, ध्यान रखना। तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये गलत है। अब जिन्हें एक्सप्लेनेशन की बहुत ज़रूरत है, उन्हें पता है कि ये पीडीएफ में है, फिर भी चाहिए तो चलिए कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल बरीद संदेशवाहक, मौर्य साम्राज्य में बरीद संदेशवाहक को कहा जाता था, ठीक है। मुकद्दम ग्राम का मुखिया होता था, सदका दान को कहते थे, सरखेल, सरखेल जो होता था पैदल सेना का प्रमुख नहीं बल्कि
नौसेना का प्रमुख होता था। ठीक है, तो पैदल सेना का प्रमुख कौन होता था, तो मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं। पैदल सेना का प्रमुख देखो, पता होता क्या है, सर ए नौबत कहते हैं उसको। आराम से कौन सी चीज पढ़ी जाती है, आराम से वो चीजें पढ़ी जाती है जब पहली बार कर रहे हो। जैसे जब हम लोगों ने कल के जो 15 तारीख, जो 14 तारीख को टॉपिक्स हमने किए थे, बहुत आराम से किए थे, एक्सप्लेन किया। वही टॉपिक्स हमने 15 तारीख को भी किया, यानी 2 दिन आपको मिले थे, इसलिए तेजी से किया है। ये चीज आप ध्यान रखो, ठीक है, इस चीज को भी तो देखो। अब यहां पे जैसे मैं आपसे कहूं, नायक, मराठा समय में, मराठा प्रशासन में जो पैदल सेना का जो गठन होता था, उसमें नायक होता था, हवलदार, जुमलादार भी होता था। क्लियर। एक होता था एक हजारी, पता है आपको, एक हजारी होता था। एक होता था एक पंच हजारी, एक पंच हजारी, और एक सप्त हजारी। तो कोई बताएगा आप में से कमेंट करके कि नायक में कितने सैनिक होते थे, तो 9 सैनिक। कितने होते थे, 9 सैनिक होते थे। और एक हवलदार में 5 नायक होते थे। एक हवलदार में 5 नायक उसके अंडर में, मान लो, ऐसा समझ लो। जुमलादार का मतलब 2 या 3 हवलदार। क्लियर। एक हजारी में क्या होता था, एक हजारी का मतलब होता था 10 जुमलादार। और एक पंच हजारी का मतलब क्या होता था, 5 एक हजारी। और एक सप्त हजारी का मतलब क्या होता था, 7 हजारी। क्लियर। ठीक है, चलें, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या कह रहा है, मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था, पता है, जांगल विद, जांगल विद। चलें आगे, चलो। जांगल विद भी बहुत जगह मिलेगा आपको, और बहुत जगह लिखा रहेगा जांगल विद। ठीक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं हुआ है। अशोक का जो द्वितीय शिलालेख था, उसमें से किसका उल्लेख नहीं हुआ है, चलो बताओ, किसका उल्लेख नहीं हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, सातवाहन का उल्लेख नहीं हुआ है। ठीक है, इनका उल्लेख नहीं हुआ है। यानी द्वितीय शिलालेख में अशोक ने अपनी दक्षिणी सीमा पर स्थित चोल, पांड्य, सत्तीपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी, इनके नाम बताया गया है। समझ रहे हो, अशोक जो द्वितीय शिलालेख में अशोक अपनी दक्षिणी सीमा पर स्थित चोल, पांड्य, सत्तीपुत्र, केरल पुत्र तथा ताम्रपर्णी के नाम पे बताता है। क्लियर है। ये सभी जितने भी राज्य आप देख रहे हो, ये सभी तमिल राज्य थे, और उसके साम्राज्य से बाहर के राज्य थे, अशोक के साम्राज्य से। अफगानिस्तान के कम से कम कुछ हिस्से निम्नांकित के राज्य में सम्मिलित थे। तो अफगानिस्तान के कुछ हिस्से किसके राज्य में सम्मिलित थे, बताओ। अशोक के। ये क्लियर, क्लियर। देखो हुआ क्या था, जो सेल्यूकस थे, सेल्यूकस, सेल्यूकस ने क्या किया, सेल्यूकस ने, जो मौर्य वंश का प्रथम शासक था ना, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इसको आरकोसिया, जिसको कांधार कहते हैं, ठीक,
इसके बाद आर्कोसिया और पेरोपनिसजाई, काबुल, इसको क्या कहते हैं, काबुल। और एक है एरिया, जिसको बोलते हैं हेरात। और एक था जेडोसिया। क्लियर। इसके कुछ भाग सेल्यूकस ने किसको दे दिए थे, चंद्रगुप्त मौर्य को। और यही सारे भूभाग अशोक की सीमा में भी बने रहे। ये सारे भूभाग अशोक की सीमा में बने रहे। तो आप समझ रहे हो कि अफगानिस्तान के कम से कम कुछ हिस्से किसके राज्य में सम्मिलित थे, अशोक के। मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक नामक पदाधिकारी उत्तरदायी था। इसके लिए जो रूपदर्शक नामक पदाधिकारी होता था वो किसके लिए उत्तरदायी था, तो ध्यान रखेंगे मुद्राओं के परीक्षण के लिए। क्लियर। चलें आगे। चलो, चाणक्य का क्या नाम था बताओ, इजी सवाल, इजी सवाल है यहाँ पे, विष्णुदत्त। क्लियर। विष्णुदत्त भी कहते थे, कौटिल्य भी कहते थे, पता है, कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी थे, बहुत लोगों को ये ध्यान कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रमुख थे। अर्थशास्त्र के लेखक भी रहे हैं ये। क्लियर। चलो, कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है, कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य भी है, अशोक भी है, बृहद्रथ भी है मौर्य वंश में, बिंबिसार नहीं है ना, ध्यान रखेंगे बिंबिसार नहीं है। अच्छा, इसका काल 544 से 492 ईसा पूर्व। ठीक है। अच्छा, इसे क्या माना जाता है, हर्यक वंश का संस्थापक भी माना जाता है, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे, है ना। ये कौन था, हर्यक वंश का संस्थापक भी तो था। क्लियर। चलो, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों के भेजने का वर्णन करता है। तो ध्यान रखेंगे 13वें शिलालेख में किया गया था, 10-3-13 यही है। ठीक है। तो 5 यवन राज्यों में भेजा गया था, जिसमें तुलामाया, अंतेकिन, मक, अलिक्य सुंदर और मतलब ये 5 यवनों में धर्म प्रचारक भेजे गए थे। इनमें सबके नाम है, ये तुलामाया, अंतेकिन, नाम क्या क्या थे, एक का नाम था तुलामाया, ठीक है, एक का नाम था अंतेकिन, अंतेकिन, ध्यान रखेंगे, एक का नाम था मक, एक का नाम था आलिक्य सुंदर या आलिक्य सुदल भी बोला जाता है। तो आलिक्य आप सुंदर करके याद कर लो, आलिक्य सुंदर। ठीक है। और एक का नाम था अंत्योग। क्लियर। अंत्योग लिख लो, यहीं पे लिख लो अंत्योग। ये 5 प्रचारक भेजे गए थे अलग अलग, है ना। चलो, सिकंदर के आक्रमण के समय किस भारतीय राज्य में द्वैध राज्य प्रथा थी। पीसीएस में आया है, ध्यान रखेंगे। सिकंदर के आक्रमण के समय किस भारतीय राज्य में द्वैध राज्य प्रथा थी। पाटल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पाटल, पाटल भारतीय राज्य में द्वैध राज्य प्रथा थी। क्लियर। चलो, किस राजवंश के शासकों के सीरिया एवं मिस्र जैसे सुदूर देशों से राजनयिक संबंध थे। किस राजवंश के शासकों के सीरिया एवं मिस्र जैसे सुदूर देशों से राजनयिक संबंध थे। किस राजवंश के शासकों के सीरिया एवं मिस्र जैसे सुदूर देशों से राजनयिक संबंध थे। मौर्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। चलो, अगला सवाल क्या कह रहा है, पढ़ो। धर्म महामात्र की नियुक्ति सर्वप्रथम किस भारतीय शासक के द्वारा की गई। ये भी पीसीएस में आया है, अशोक के द्वारा। वेरी गुड। सम्राट अशोक मौर्य शासक बिंदुसार का पुत्र था, ये भी ध्यान रखेंगे।
ठीक है। अच्छा, दक्षिण भारत में एक मास्की, मैं लिख देता हूं यहां पे, मास्की, और एक अभिलेख था गुर्जरा। क्लियर? इन दो अभिलेखों में जो दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं, इनमें अशोक के अशोक का वर्धन, मतलब वर्धन मिलता है, उनका गाथा मिलेगी, अशोक के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है। अभी इन्हीं अभिलेखों में अशोक को पता क्या नाम दिया गया है? देवानाम प्रिय, ये कहा गया है। या फिर ऐसे ही एक नाम दे दिया गया है, देवानाम प्रियदर्शी। कहीं कहीं पे प्रियदर्शी देखने को मिलेगा, प्रियदर्शी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये चीज आप। चलें आगे। अच्छा, धर्म महामात्र कौन होते थे पता है? उच्च अधिकारी होते थे जो अशोक द्वारा धर्म संबंधी मामलों में कार्यों की देखभाल करते थे। समझे? चलो, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? फाहियान ने उल्लेख किया है कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था। ये फाहियान ने उल्लेख किया, तो ये कथन सही है गलत? तो ध्यान रखना, ये कथन सही है। ठीक है, ये कथन सही है। अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। हाँ, ये भी सही है। देखो, ये मील का पत्थर था, इसका मतलब ये नहीं है कि सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था। ठीक है, तो ये सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, ये ध्यान रखना। सॉरी, एक सेकेंड, आई थिंक ये चीज जो है ना, मील का पत्थर मांस वाला, ये गलत है। हेलो, ये गलत हो जाएगा आपका, ये गलत है। मांस विकास की मतलब शाकाहार की दृष्टि से ऐसा नहीं था। ये ऑप्शन गलत है, ध्यान रखना। इसमें सी ऑप्शन आपका सही है, आर गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी जो फायान ने क्या कहा था पता है? फायान ने कहा कि उस समय जो लोग थे, मांस, मदिरा और प्याज, लहसुन, इनका सेवन नहीं करते थे। लेकिन जो ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग है, इसलिए क्योंकि अशोक ने बहुत प्रयास किए कि लोगों को, जीवों का शिकार जो किया जाता है, इसको रोका जाए। ये सही नहीं है। तो लेकिन फिर भी शिकार होते रहे। अशोक की जो पाकशाला थी ना, पाकशाला, ये आपके पीवाईक्यू के नोट्स में लिखा हुआ है, पढ़िएगा, वहां पे उसमें लिखा है कि अशोक की पाकशाला में भी कुछ पशुओं का वध किया जाता था। ठीक है, तो इस वजह से हम ये स्टेटमेंट गलत मानते हैं। ठीक है, चलो। इतिहास में किस एक इतिहासकार ने अशोक का इतिहास केवल अभिलेखों के आधार पर लिखा? ध्यान रखेंगे, भंडारकर ने। ठीक है, डी आर भंडारकर इनका पूरा नाम था, डी आर भंडारकर। ठीक है, अशोक का इतिहास केवल अभिलेखों के आधार पर इन्होंने लिख दिया। अच्छा, अगर आपसे सवाल पूछे कि किसने सर्वप्रथम प्रियदर्शी की पहचान सम्राट अशोक से की? जो प्रियदर्शी नाम मैंने आपको बताया ना, कौन सा नाम? प्रियदर्शी। ये किसने कहा कि ये अशोक का ही नेम है? ये किसने कहा पता है? ये कहा था जॉर्ज टर्नर, इन्होंने। क्लियर? चलो, नेक्स्ट सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है, चलो पढ़ो। कह रहा है, किस स्रोत में विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया? तो जो अशोक का 13वां शिलालेख है ना, यहां से हमें पता लगता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया। तो दो ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, चलें, चलो पढ़ो। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया? बताओ, उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया, बताएं। उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया?
तो ये 6 के 6 मार्ग में अनुगमन किया है, लेकिन ऑर्डर क्या था, ऑर्डर पूछा है यहाँ पे, ऑर्डर बताएंगे। तो ध्यान रखना, सबसे पहले वो जैसे लुम्बिनी गए थे, सबसे पहले लुम्बिनी गए, फिर उसके बाद गए हैं कपिल वस्तु। वो मैं लिख रहा हूँ 4 नंबर पे है ना, तो रुको, सबसे पहले कहाँ गए वो, लुम्बिनी, मतलब तीर्थ यात्रा के समय किस मार्ग में गए, तो लुम्बिनी के बाद गए कपिल वस्तु, फिर गया, फिर सारनाथ, फिर श्रावस्ती, फिर कुशीनगर। क्लियर? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर। गया मतलब बोध गया भी लिख सकते हो, है ना। तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? जल संसाधन की व्यवस्था पे किसने ध्यान दिया, बताओ। जल संसाधन की व्यवस्था में किसने ध्यान दिया? ठीक है, बताएंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था, ये ध्यान रखेंगे, और अशोक ने दिया था। ठीक है, 2 और 3 सही करो, आगे बढ़ो। चलें आगे। चलो, कह रहा है निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त धन दिया? तो ध्यान रखेंगे, धन किसने दिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया, अशोक ने भी दिया, रुद्रदामन ने भी दिया, और स्कंदगुप्त ने भी दिया। ठीक है, पीसीएस में हिस्ट्री में सवाल आया है, 2005 में भी आया है पीसीएस में, और 2014 में भी, ये 2 बार रिपीट हुआ है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, स्टेटमेंट सही है या गलत? सही है ना। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। जो कलिंग था वो दक्षिण भारत आने वाले स्थलीय मार्ग को भी और जलीय मार्ग दोनों को नियंत्रित करता था। स्टेटमेंट सही या गलत? स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ध्यान रखेंगे, दोनों सही हैं। और क्यों जोड़ा था? क्योंकि नियंत्रित करता था। ठीक है, इस वजह से जोड़ लिया था। तो हमारी व्याख्या भी, स्पष्टीकरण भी सही है। चलें आगे। हाँ, ये सही है अपना। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, ये स्टेटमेंट सही है गलत? ये जो कथन है, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, ये स्टेटमेंट आपका सही है या गलत, बताओ। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। क्लियर? भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया? नहीं, कृषकों ने विद्रोह नहीं किया था, ये चीज ध्यान रखना। ए सही है किंतु आर गलत है। ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट में अगर मैं कहूं, ध्यान से सुनना, मौर्य शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान दिया, तो ये स्टेटमेंट सही है गलत? मौर्य शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान दिया, मौर्य शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान दिया, ये कथन सही है गलत? गलत। अभी देख रहे हो, फिर अनुदान नहीं दिया उन्होंने, है ना, धार्मिक आधार पर नहीं दिया था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथा का आरंभ सर्वप्रथम किस शासक ने किया? किस वंश के शासकों ने किया? ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथा का प्रारंभ, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथा का प्रारंभ सर्वप्रथम किस शासक ने किया? तो ध्यान रखना, सातवाहन। ठीक है। मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद आरंभ हो गया, ये स्टेटमेंट सही है गलत? हाँ, ये सही है ना, स्टेटमेंट ये सही है। अशोक ने धम्म विजय की नीति अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। नहीं, मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक की मृत्यु के बाद शुरू हुआ है, तो ठीक है। देखो, इसका मुख्य कारण क्या था? योग्य उत्तराधिकारी नहीं था कोई, प्रशासन में जो केंद्रीकरण होता है, जो सेंट्रलाइजेशन होता है किसी भी सत्ता का, केंद्रीकरण जो होता है वो नहीं था। इसका भी आप देखो कि प्रशासन का बहुत, मतलब
केंद्रीकरण होना भी चाहिए कहीं ना कहीं एक एक प्रकार से, और डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये भी होता है कि आप यहां से भी इसको कंट्रोल करो, ये चीज डिसेंट्रलाइज पावर इनके पास भी हो, है ना, ऐसा चीज। तो बाद में क्या देखोगे आप कि बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन फोकस हो गया था, है ना। तो ये स्टेटमेंट में अगर है तो इस चीज को आप ध्यान रखो, ठीक है। आर्थिक असमानता आपको देखने को मिलेगी, सांस्कृतिक असमानताएं भी आपको देखने को मिलेंगी। मतलब अब ये चीज मैं लिख नहीं रहा हूं, ध्यान से सुन लो केवल, बहुत है, बहुत सही है, आप सुन लो केवल। सांस्कृतिक असमानताएं, और जो उच्च अधिकारी होते थे वो जनता पर अत्याचार कर रहे थे, ये चीज कहीं ना कहीं इस वजह से अशोक मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे आप पतन देखोगे, है ना। लेकिन अब जैसे इसी में कहा है कि अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। अशोक ने धम्म विजय का अनुसरण तो किया तथा इसके प्रचार प्रसार के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी, ये भी सही है ना। लेकिन ये सही नहीं है कि उसने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अपनी सेना को भंग कर दिया। यानी धम्म विजय जो था, बौद्ध धर्म जब अपनाया तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसको अपनाने के बाद अपनी उसने सारी सेना भंग कर दी, नहीं, क्योंकि अभिलेखों में इस तरीके की कोई भी जानकारी नहीं मिलती। और ये जो ज्ञान मैंने अभी आपको दिया ये आपकी पीवाईक्यू की पीडीएफ में है, अगर आपने पढ़ा होता तो मुझे देना ना पड़ता, लेकिन आप लोगों की हरकतें ऐसी हैं कि देना पड़ जाता है। खैर कोई बात नहीं, ये रिजल्ट बता देगा। 2 बच्चे हैं, मैं उनका नाम भी अगर आपसे कहूं तो मैं नाम पर्सनली इस टाइम यहाँ पे क्लास में नहीं लेना चाहता अभी, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं, आप कमेंट से देख सकते हो, परमानेंट कमेंट में वो ये चीज जरूर लिख रहे हैं, आई विल क्लियर, और मैं नोटिस कर रहा हूं ये। अगर ये बच्चे कभी कोई डाउट मुझसे पूछेंगे, मैंने आईडी दे रखी है, चाहे यूपीपीसीएस से चाहे यूपीएससी से जुड़ा हुआ, मैं उनकी हमेशा हेल्प करूंगा, जितनी मैं कर सकता हूं मैं अपनी तरफ से पूरी करूंगा, है ना। और यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूं कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना, कि इससे उनका कंसंट्रेशन और कहीं ना कहीं उनके अंदर ये इच्छा आ रही है कि नहीं मुझे करना पड़ेगा, ये करना है। तो और कुछ बच्चों के कमेंट होते हैं कि नहीं लंबा पढ़ा दिया, बहुत छोटा पढ़ाया, बहुत तेज पढ़ाया, अलग ही दुनिया है उनकी। चलो कोई बात नहीं, है ना। चलें आगे सवाल चले। तो ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं पूछा है, कौन सा गलत है बताओ भैया। यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, सही है। यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है, यह भी सही है। यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, कौन सा सही नहीं पूछा है ध्यान रखना। यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है, यह भी सही है। यह गलत इसलिए हो जाएगा, अर्थशास्त्र उस समय का आर्थिक जीवन नहीं बताता है, बल्कि राजा के कर्तव्य बताता है, राजनीतिक सिद्धांत बताता है, वित्तीय सुधारों पर बल देता है। मूलतः ये मतलब एक प्रकार की राजनीति शास्त्र की पुस्तक मान लो, जिसमें राजा, राज्य एवं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है ना। राजा, राज्य और राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। चलो, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, बताओ। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, ये चीज ध्यान रखेंगे। कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था, कश्मीर का संस्थापक था, ये किसने कहा। ये कौन सा ग्रंथ कहता है, यूपीपीएससी प्रीलिम्स में आया है, चीज ध्यान रखना, है ना। जो प्रीलिम्स होता था ऑप्शनल हिस्ट्री में 1998 में आया था। पुराने सवाल हैं, करना जरूरी है, कब कैसा सवाल आपसे पूछ लेना। चलो बताओ, किस ग्रंथ का उल्लेख करता है कि अशोक ने कश्मीर का संस्थापक था। राज तरंगिणी, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अगर आप इस बुक पढ़ोगे पीवाईक्यू की पीडीएफ जो मैंने दी है, हालांकि आप कोई भी पढ़ो, ज्यादातर वही चीजें हैं, है ना, बट ये मत समझना कि नहीं ये पीडीएफ पढ़नी, कोई भी पढ़ो जाके आप। कहते हैं कि ये बौद्ध परंपरा के अनुसार उसने 84,000 स्तूप बनवाए, बराबर की गुफाएं, आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण, कल्हड़ की राजतरंगिनी के अनुसार कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपाटन नामक नगर बसाया, ठीक है। अच्छा, दिव्यदान क्या है पता है, ये बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। इसमें अशोक की मां सुभ्रदांगी,
ये नाम मिलता है इस दिव्यदान ग्रंथ में। क्लियर? क्लियर? जैसे दीपवंश, महावंश के अनुसार, जो महावंश थे उनके अनुसार अशोक को उसके शासनकाल के चौथे वर्ष में निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। ये दीपवंश में हमको पढ़ने को मिलता है, दीपवंश, महावंश, इनके अनुसार। ठीक है। वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, कहां शासन कर रहा था? सभी को पता है सीरिया में कर रहा था। ठीक है। देखो, सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। किसका, कहां का शासक था वो? सीरिया का, है ना। तो कौन पराजित हुआ था? सेल्यूकस। ठीक है। चलो आगे चले। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो ध्यान रखेंगे 305 ईसा पूर्व की ये बात है। ठीक है। किसने ये कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? ये कहा था प्लूटार्क ने। प्लूटार्क ने ऐसा कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया। चलो ये बताओ, यूनानी रोमन साहित्य के सैंड्रो कोट्स का समीकरण, सैंड्रो कोट्स का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया? बताओ, किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया? एक चीज ध्यान रखना, जो यूनानी रोमन साहित्य था उसमें चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहा गया, सैंड्रोकोटस कहा गया। ठीक है। और इसका जो समीकरण था ना, विलियम जोन्स ने स्थापित किया था, विलियम जोन्स ने। ये चीज ध्यान रखना आपको। अभिलेख, चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में था, ये कौन सा अभिलेख कहता है? बताओ, कौन सा अभिलेख कहता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? बताएंगे? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। वेरी गुड। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख जो था वो ये कहता है कि पश्चिम में भी चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था। क्लियर है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? पुष्यगुप्त। ठीक है। ध्यान रखेंगे। सवाल पढ़ो, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ध्यान रखना, महाक्षत्रप, रुद्रदामन और जूनागढ़ के अभिलेख में। जैसे ये सवाल है, किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे? मौर्य वंश के, मौर्य वंश के शासक। पता है, सीरिया के शासक सेल्यूकस ने जो थे, सेल्यूकस अपना राजदूत जो उनका था मेगस्थनीज, उसको मौर्य दरबार में भेजा था। कौन आया था पता है? मेगस्थनीज। क्लियर? क्लियर? अब ऐसे ही अगर आप देखोगे तो एक सीरिया के जो एक राजा हुए एंटियोकस, एंटियोकस ने डाइमेकस नाम के एक राजदूत को भेजा था। डाइमेकस, ये किसके राज दरबार में आया था? बता सकता है कोई? ये किसके राज दरबार में आया था राजदूत बनकर? बिंदुसार की सभा में आया था। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था? अब बताओ, ये सवाल बताने की जरूरत है। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? बताओ। चलो अभी किया हम लोगों ने विष्णुगुप्त। बताने की जरूरत, तेजी से चलो यहाँ पे। किसने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? सैंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया? भेंट का उल्लेख किसने किया है? किसने किया है? तो ध्यान रखेंगे, जस्टिन, जस्टिन ने किया है। ठीक है। क्लियर है?
मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए बताएंगे कोई? श्रावण बेलगोला में। वेरी गुड। संस्थापक था 321 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई। राज्यरोहण हुआ। मेगास्थनीज जो आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, यूनानी था। अब मौर्य का आप मंत्री देखोगे, मौर्य साम्राज्य में उनका मंत्री चाणक्य था। ठीक है, तो अब एक ग्रंथ था राजवली कथा, राजावली। ये क्या है पता? एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र सिंहसेन को सिंहासन सौंपकर चंद्रगिरी पर्वत पे चला गया। कहां पे चला गया? इस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। कौन से पर्वत पे चला गया था वो, ये चीज ध्यान रखेंगे। चंद्रगिरी पर्वत पे गया था। ठीक है, चंद्रगिरी पर्वत पे गया था। ये है कहां पे? श्रावण बेलगोला में है। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखेंगे। और अपने पुत्र को सौंप के गया था, तो सिंहसेन को सिंहासन सौंप कर गया था। किसको? आप ध्यान रखेंगे, सिंहसेन को। क्लियर है? ये चीज क्लियर हो गई आपको? चलें आगे। चलो, किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक, है ना। चलें आगे। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? कोई बताएगा? जेम्स प्रिंसेप। बता चुके थे, इजी सवाल है। कब पढ़ा? 1837 में। ठीक है, क्लियर है? चलो, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? जो पत्थर पे प्राचीनतम शिलालेख थे वो किस भाषा में थे? अभी भी बताने की जरूरत है। प्राकृत। वो स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला, पता है कहां पे पता चला था उनका? बताएंगे कोई? अनुराधापुर। ये चीज ध्यान रखना, अनुराधापुर। ठीक है, चलो। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त करी? सवाल पढ़ो, सवाल पढ़िए। चलिए सवाल पढ़िए। कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त करी? 8 साल बाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। कालसी जो है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? बौद्ध चैतों के लिए, फारसी सिक्कों के कारण प्रसिद्ध है, गुप्त कालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है? तो अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, गुर्जरा, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है, कहां पे स्थित है गुर्जरा? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। इसको भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, पीसीएस में आया है। ठीक है, यूपी पीसीएस में। किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला? इनमें से कौन सा ऐसा देश है जहां से अशोक का अभिलेख नहीं मिला है? तो ध्यान रखना, अफगानिस्तान से मिला है, भारत से भी मिला है, पाकिस्तान से भी मिला है, श्रीलंका से कोई अभिलेख नहीं मिला। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या कह रहा है? अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? बुद्ध के अस्तित्व को कौन प्रमाणित करता है? कौन सा अभिलेख? तो ध्यान रखना, मैं बता देता हूं, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। क्लियर है? क्लियर? जो निगाली सागर स्तंभ अभिलेख है, इसमें पता क्या लिखा है कि 14 वर्ष से अभिषिक्त देवों के प्रियदर्शी राजा ने पूर्व बुद्ध कनक मुनि का स्तूप का आकार बढ़ाकर दोगुना करवाया। देखो,
अब यहीं से प्रियदर्शी के बारे में आपको पता लगेगा, है ना। प्रियदर्शी कौन है? अशोक है। तो ये चीजें हैं, कहीं ना कहीं चीजें समझते चलो, याद करते चलो, इतना भी जो भी चीजें मिल रही हैं, बाकी पढ़ना आप ही को है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया? हर्षवर्धन, गौतम बुद्ध, कनिष्क या अशोक? अशोक ने करवाया। किस शिलालेख में किस शिलालेख में अशोक ने अल्पव्यय तथा अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है? किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है? तो 7वें। ठीक है। अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? तो ध्यान रखेंगे धार्मिक उदारता का, सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का, ये दोनों। ठीक है, तो ये अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे हैं किस भाषा में? तो केवल और केवल ब्राह्मी में लिखे गए हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की, सभी मनुष्य मेरी प्रजा संतानें हैं? बताओ किस अभिलेख की बात की जा रही है? किस अभिलेख की बात की जा रही है? बताओ। सभी मनुष्य मेरी प्रजा संतानें हैं, पृथक कलिंग शिलालेख। ठीक है। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया? तो राज आज्ञाओं के लिए उसने आरमाइक का भी यूज किया, ग्रीक का भी यूज किया और खरोष्टी का भी यूज किया। ठीक है, चलो निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम का उल्लेख हुआ है? अशोक के नाम का उल्लेख अब बताने की जरूरत है, गुर्जरा में पढ़ के आए हो अभी। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख धम्म महामात्रों की भूमिका का उल्लेख करता है? धम्म महामात्रों की भूमिका का उल्लेख कौन सा शिलालेख करता है? जो धम्म महामात्र थे उनकी भूमिका का उल्लेख कौन सा शिलालेख करता है? 5वां शिलालेख करता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, धम्म महामात्र का उल्लेख। अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ध्यान रखेंगे दूसरे में। ठीक है, पता है इसने दूसरे में एक स्टेटमेंट कहा, उसमें लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे अपने नोट्स में तो मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा उसको। ठीक है, मैंने अपने साम्राज्य की सीमा पर स्थित पड़ोसी शक्तियों, जिसमें दक्षिण में क्रमशः चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी एवं उसके पड़ोसी राज्यों में 2 प्रकार की चिकित्सा का प्रबंध किया है, मानव एवं पशु चिकित्सा। क्लियर? इस तरीके से समझ में आता है कि उसका जो दूसरा शिलालेख है उसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। किस इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वो वस्तुतः राजधर्म था? बताओ। फ्लीट। क्लियर? क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल पे चलो। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की, तो ध्यान रखेंगे अशोक। किसने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का विधान किया? अशोक ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित होता था। समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? 30। ध्यान रखेंगे, जो चंद्रगुप्त के समय जो पाटलिपुत्र का प्रशासन करने की जो समिति बनाई गई थी, उस समिति का संचालन कितने सदस्यों की सभा करती थी, समिति करती थी? तो ध्यान रखेंगे 30। ठीक है, देखो अगर आप मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसकी बात करोगे तो पाटलिपुत्र में 5-5 सदस्यों की 6 समितियों की बात की गई। ठीक है, 5-5 सदस्यों की 6 समितियों की। क्लियर है? तो अब देखो कुल मिला के सबका अलग अलग है। पहली समिति औद्योगिक कलाओं की बात करती थी,
फिर आप देखोगे दूसरी समिति विदेशी यात्रियों के भोजन की बात करती थी, चिकित्सा की, निवास की। तीसरी जनगणना का हिसाब रखती थी। चौथी नगर व्यापार वाणिज्य को देखती थी। और पांचवी उद्योग समिति थी जो बाजार में सामान वाम बिकती थी उनके बारे में देखती थी। तो ऐसे ही जैसे एक छठी समिति थी वो क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूली का काम करती थी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आप ऐसे ये स्लाइड में आपको दूंगा, सवाल लगा के आएंगे, ठीक है। ये स्लाइड मैं दे दूंगा आपको, आप एक काम करना, ये डाउनलोड कर लेना, वहाँ टेलीग्राम पे पड़ी रहेगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप ही के लिए हैं, यहाँ से प्रैक्टिस के लिए मैं आपको स्लाइड दे दूंगा। आज अभी क्लास के जस्ट बाद आप देखोगे अपलोड हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। ना अपलोड हो तो आप मैसेज जरूर डाल देना, अपलोड हो जाएगी हालांकि, ठीक है, मैं कर दूंगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ध्यान से उतर जाता है और भी काम रहते हैं, इस वजह से आप सिर्फ मैसेज कर देना, ये अपलोड हो जाएगी वहाँ पे, इसकी टेंशन मत लेना। प्रैक्टिस करना, ठीक है। 40-50 मिनट हम लोगों ने करी है प्रैक्टिस, बहुत है ना, क्योंकि सवाल हम लोगों ने 50 से ज़्यादा ही किए हैं, ऐसा नहीं है ना। ये चीज़ भी ज़रूरी है कि जितने ज़्यादा सवाल हम लोग कर सके। अभी वही चीज़ है, अभी करना चाहते तो हम इतने ही समय में और ज़्यादा सवाल कर पाते, लेकिन फिर आप ही में से बहुत लोग बोलेंगे कि बहुत तेज करा दिया, बहुत धीमे करा दिया वगैरह वगैरह, इसलिए मैं ज़्यादा अभी जोर नहीं दे रहा। शांति से सवाल लगाओ आप लोग, और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। और कल आपके लिए एक और प्यारा सेशन रहेगा मेंस वाला, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टेक केयर। और कृष्ण जन्माष्टमी की हैप्पी बर्थडे कान्हा जी बोल दीजिए सभी लोग आज, कमेंट में ज़रूर बोल देना हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। और बाकी सभी लोग मस्त रहिए, मस्ती से पढ़ाई करनी है। और एक्टिव रिकॉल सेशन हम लोग करेंगे। एक्टिव रिकॉल सेशन इसलिए करेंगे जिस दिन हम अपने हिसाब से स्लाइड्स बनवा लेंगे, मतलब मैं बनाऊंगा जिसमें क्वेश्चंस उसी हिसाब से मैं डिज़ाइन करूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत टफ भी होंगे, एक्सप्लेनेटरी होंगे और स्टेटमेंट वाले होंगे, पिछले 10 साल के रहेंगे, ताकि वो क्वेश्चंस कम भी रहते हैं, ज़्यादा रहते नहीं, तो उनको करने के बाद फिर हम लोग एक्टिव रिकॉल भी करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।